नमस्कार। आज हम आमेर के कछवाहा वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। आमेर का कछवाहा वंश पहले आमेर और फिर जयपुर राजधानी रही। कछवाहा राजवंश की जब बात करते हैं हम, इनका शासन ढूंढाड़ प्रदेश में रहा था। इस क्षेत्र को राजस्थान में ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। कछवाहा जो है स्वयं को कुश की संतान मानते हैं। कुश की संतान रघुवंशीय राजा रामचंद्र जी के पुत्र लव और कुश थे। कछवाहा राजपूत स्वयं को रामचंद्र जी के पुत्र कुश की संतान मानते हैं, इसलिए कुश की संतान होने के कारण इन्हें कुशवाहा या आगे चल करके कछवाहा कहा जाने लगा। कछवाहा या कुशवाहा, कुशवाहा से कछवाहा बना और कुश की संतान होने के कारण इनको कुशवाहा कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण, जो राजस्थान के मानव इतिहासकार सूर्यमल मिश्रण ने अपने ग्रंथ में बताया है कि रघुवंशीय शासक कुर्म की संतति होने के कारण इन्हें कुर्म वंशीय कहा गया और यही कुर्म वंश आगे चल करके कछवाहा कहलाए। लेकिन बात यहां पर भी वही आती है कि कुर्म जो है वो कौन से वंश से थे? रघुवंश से। और रघुवंश श्री राम जी का वंश रघुवंश और कुश जो थे वो रघुवंश के ही थे, इसलिए ये दोनों मान्यताएं एक समान लगती है। चाहे कुश का वंशज कह दो, चाहे रघुवंशीय शासक कुर्म की संतति कह दो, क्योंकि कुश के ही वंश वृक्ष में आगे चल करके कोई कुर्म नाम का शासक हुआ होगा और उसकी संतति होने के कारण उन्हें कुर्म वंशीय या कछवाहा कहा जाने लगा। डॉक्टर G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है, उन्होंने राजस्थान के इतिहास में लिखा है कि कछवाओं का मूल पुरुष, आदि पुरुष संभवतया कछवा नाम का व्यक्ति रहा होगा, इसलिए इन्हें कछवा कहा जाता है। खैर जो भी हो, मान्यता यही है कि ये रामचंद्र जी के पुत्र कुश के वंशज है। कछवाओं का शासन राजस्थान में ढूंढाड़ क्षेत्र में रहा, पूर्वी राजस्थान में रहा, परंतु ये शुरू से राजस्थान में नहीं थे। कछवाओं की दो शाखाएं थी। कछवाओं की शाखाएं, तो कछवाहा वंश की दो शाखाएं थी। पहली रोहितासगढ़, जो कि वर्तमान बिहार में है, और दूसरी नरवर। ध्यान रहे, एक छोटा स्थान नरवर अजमेर जिले में भी है, लेकिन ये नरवर अजमेर जिले वाला नहीं है। ये जो नरवर है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, ये मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर के पास। हम ग्वालियर मध्य प्रदेश कह सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में एक शाखा थी नरवर में और एक शाखा थी रोहितासगढ़ में। नरवर के जो कछवा थे, उन्हीं की एक शाखा राजस्थान में आई। नरवर के जागीरदार थे सोडा सिंह। नरवर के जागीरदार सोडा सिंह का पुत्र था तेजकरण। सोडा सिंह का पुत्र तेजकरण था। तेजकरण का विवाह हाड़ौती के चौहान शासक रालन सिंह की पुत्री के साथ हुआ। आगे चल करके तेजकरण ने राजस्थान के पूर्वी भाग में बड़गुजरों को पराजित करके और अपना नया शासन स्थापित किया
दोसा में बड़गुजरों का शासन था, उन बड़गुजरों को पराजित करके दोसा में अपना राज्य स्थापित किया और इस प्रकार से कछवाओं की राजस्थान में प्रारंभिक राजधानी दोसा थी। दोसा से फिर राजधानी आमेर आई और आमेर से फिर इनकी राजधानी आगे चल करके जयपुर आई। तो नरवर का जो जागीरदार था सोडा सिंह, उसका पुत्र तेजकरण, जिसे दुल्हे राय के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में कछवाहा वंश का संस्थापक था। तो राजस्थान में के कछवाहा वंश का संस्थापक दुल्हे राय, इन्हें दुल्हे राय के नाम से ज्यादा जाना जाता है, जबकि इनका वास्तविक नाम तेजकरण था। वास्तविक नाम तेजकरण था, इन्हें दुल्हे राय के नाम से जाना जाता है। और 1137 ईस्वी में इन्होंने बड़गुजरों को पराजित कर दोसा को अपनी राजधानी बनाया। दुल्हे राय जो थे, दुल्हे राय नरवर के सोडा सिंह के पुत्र थे। सोडा सिंह के पुत्र। यहां जब नरवर की बात आती है तो मैं नरवर के बारे में दो चीजें और बता देना चाहता हूं। ये वही नरवर है, अपन ने राजस्थान का जब भी इतिहास और संस्कृति को पढ़ा है तो तीन चीजें राजस्थान में अक्सर कहा जाता है कि वडोदरा में निपजे तीन रतन, एक ढोलो, दूजी मारवण और तीजो कशुमल रंग। तो ढोला और मरवण की जब बात आती है तो राजस्थान के इतिहास में जो इन दो प्रेमियों की जो कहानी है अति प्राचीन है। मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि जो ढोला था, ढोला मारू के बारे में जो बात की जाती है, मारू राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान की रहने वाली थी और जो ढोला राजकुमार था वो नरवर का राजकुमार था। ये वही नरवर है, पहली बात। दूसरी बात, 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने राजस्थान से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था और तात्या टोपे को धोखे से अंग्रेजों को पकड़वाने का जो काम किया था वो नरवर के जागीरदार मान सिंह ने किया था। ये वही नरवर है। तो नरवर से संबंधित तीन बातें मैंने आपको बताई। एक, ढोला नरवर का राजकुमार था, दूसरा दुल्हे राय भी नरवर के राजकुमारी थे और तीसरा तात्या टोपे को बंदी बनाने वाले मान सिंह भी नरवर के शासक थे, जागीरदार थे। नरवर के सोडा सिंह के पुत्र दुल्हे राय ने 1137 ईस्वी में राजधानी किसे बनाया? दोसा को, बड़गुजरों को पराजित कर, बड़गुजरों को पराजित कर दोसा को राजधानी बनाया। तो यहां एक प्रश्न उठता है, कछवाओं की राजस्थान की में प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो दोसा थी। दोसा से आगे ये जमुआ रामगढ़ और जमुआ रामगढ़ से फिर आगे जाएगी आमेर और आमेर से फिर जयपुर। बड़गुजरों को पराजित करने के बाद इन्होंने ढूंढाड़ क्षेत्र के मीणाओं को पराजित किया। दुल्हे राय ने माची, मानपुरा, माची जगह ढूंढाड़ में थी, माची गांव था, पर अधिकार कर जमुआई माता का मंदिर बनाया। जमुआई
माता का मंदिर बनवाया दुलेराय ने, और इस जगह का नाम जमुआ रामगढ़ रखा। जमुआ रामगढ़ आज भी है, और जमुआ रामगढ़ में बांध है, बाणगंगा नदी पर, बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकलती है, और जमुआ रामगढ़ में इस पर बांध बना हुआ है। बिसलपुर परियोजना से पहले यह बांध जयपुर शहर की लाइफ लाइन हुआ करता था। जयपुर शहर की जलापूर्ति जो थी वो जमुआ रामगढ़ बांध से ही होती थी। हालांकि अब जयपुर शहर को पानी की आपूर्ति टोंक जिले में स्थित बिसलपुर पेयजल परियोजना से होती है। तो यहाँ मंदिर बनवाया, और इसका नाम इस जगह का क्या रखा, माची के नाम को, जहां पहले माची नाम हुआ करता था जो ढूंढाड़ क्षेत्र में था, उसका नाम क्या कर दिया अब जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़, और इसे अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो देखिए जमुआ रामगढ़, दौसा से जमुआ रामगढ़, और जमुआ रामगढ़ से आगे फिर राजधानी जाएगी आमेर, और आमेर से फिर सवाई जयसिंह के शासनकाल में ये राजधानी जयपुर स्थानांतरित होती है। तो ये कछवाहा राजवंश का प्रारंभिक इतिहास है कि किस तरह से राजस्थान में कछवाहा आए और उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। सर्वप्रथम दुलेराय ने 1137 ईस्वी में दौसा में, और दौसा से फिर उन्होंने ढूंढाड़ क्षेत्र पर कब्जा किया, मीणाओं को पराजित किया, बड़गुजरों को पहले पराजित किया, फिर मीणाओं को पराजित किया, मांची पर अधिकार किया, वहां अपनी कुलदेवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया, और उस स्थान का नाम जमुआ रामगढ़ रखा। इसके बाद दुलेराय के बाद जो प्रमुख शासक हुआ उसका नाम कोकिल देव था। कोकिल देव के बारे में मैं लिखवाता हूं। दुलेराय के बाद में कोकिल देव प्रमुख शासक हुए, और कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में, कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर को अपनी राजधानी बनाया। आमेर को अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रहे यह आमेर बहुत लंबे समय तक ढूंढाड़ की राजधानी रही थी, कछवाहा राजपूतों की राजधानी रही थी। 1207 ईस्वी से लेकर के 1727 ईस्वी तक, यानी 520 वर्षों तक आमेर को कछवाहों की राजधानी रहने का गौरव प्राप्त है। 1727 में जब जयसिंह द्वितीय ने, या यूं कहे सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की और जयपुर को अपनी राजधानी बनाया, तब तक आमेर ही राजधानी थी। एक बात। दूसरी बात, इसी वंश की दो और शाखाएं, कछवाहों की दो और शाखाएं निकली। एक इनके वंश में राव शेखा हुआ, जिसने एक अलग क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया, और उसके वंशज शेखावत, और उनका जो राज्य क्षेत्र था शेखावाटी कहलाया। एक नरु हुए, जिनका जो वंश था आगे चल करके नरुका कहलाया। तो नरुका और शेखावत मूलतः कछवाहों के ही वंशज है। यहां हम कोकिल देव से आगे की बात करते हैं। राव शेखावत, उनके शेखावतों के इतिहास के बारे में आगे अलग से डिटेल से पढ़ेंगे। कोकिल देव के बाद में महत्वपूर्ण शासक हुआ पृथ्वीराज सिंह। पृथ्वीराज सिंह ने, कछवाहा शासक पृथ्वीराज सिंह ने 1527 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में भाग लिया। और न केवल भाग लिया,
वरन उस युद्ध में ये वीर गति को भी प्राप्त हो गए थे। महाराणा सांगा और बाबर के बीच जो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में संपूर्ण राजपूताने के राजकुमार और शासक महाराणा संग्राम सिंह के ध्वज तले लड़ रहे थे। और मैंने जब सांगा का इतिहास पढ़ाया था उसमें एक लंबी सूची मैंने लिखवाई थी राजपूताने के विभिन्न शासकों की जिन्होंने खानवा के युद्ध में सांगा के ध्वज तले लड़ाई लड़ी थी। उस समय मैंने पृथ्वीराज सिंह का नाम आमेर से लिखवाया है, आप इस चीज को वापस नोट करें। पृथ्वीराज सिंह, ये प्रश्न पूछे जाते हैं किस राजकुमार ने आमेर से भाग लिया, किसने मारवाड़ से भाग लिया। तो पृथ्वीराज सिंह ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में भाग लिया, वीर गति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज सिंह के बाद इनके उत्तराधिकारी कछवाहा राजवंश में पूर्ण सिंह हुए। पूर्ण सिंह के बाद में भीम सिंह, भीम सिंह के बाद रतन सिंह, रतन सिंह के बाद आशकरण, और आशकरण को गद्दी से हटा करके बारमल शासक बने। बारमल या बिहारीमल, बारमल या बिहारीमल के नाम से जाना जाता है। ये अकबर के समकालीन थे। बारमल या बिहारीमल अकबर के समकालीन थे। इससे पहले मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूं कि रतन सिंह के चाचा, रतन सिंह के चाचा सांगा ने सांगानेर बसाया था। सांगानेर जो जयपुर में है, सांगा ने सांगानेर बसाया। अब ये सांगा कौन थे? तो ये रतन सिंह के चाचा थे। रतन सिंह के चाचा सांगा ने सांगानेर बसाया था। रतन सिंह के बाद आस्करण, और आस्करण को गद्दी से हटाकर बारमल या बिहारीमल शासक बने। बिहारीमल से आगे का इतिहास जो है वो पंक्तिबद्ध रूप से हमें पढ़ना पड़ेगा और एक एक बात को डिटेल से समझना पड़ेगा। हालांकि प्रारंभिक इतिहास में से एक दो प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, लेकिन बिहारीमल से आगे का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमेर के शासकों ने मुगलों के साथ संबंध स्थापित कर लिए थे और ये कहानी बारमल से शुरू होती है। राजस्थान के राजपूत शासकों में बारमल अथवा बिहारीमल प्रथम शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। बिहारीमल या बारमल प्रथम शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। बारमल या बिहारीमल ने 1562 ईस्वी में मजनू खान नामक व्यक्ति की मध्यस्थता से अकबर से मुलाकात की। अकबर से मुलाकात की। मजनू खान के सहयोग से यह काम हुआ था। मजनू खां के सहयोग से बहारमल ने जब अकबर अजमेर यात्रा पर आया था तो सांभर नामक स्थान पर बहारमल ने अपने पुत्र भगवान दास या भगवंत दास और पौत्र मान सिंह के साथ अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री हरकूबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। अपनी पुत्री हरकाबाई या हरकूबाई
हरकूबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। अकबर की अधीनता स्वीकारने वाला प्रथम राजपूताने का प्रथम राजपूत शासक जो था वो भारमल या बिहारी मल ही था। ये प्रश्न आ सकता है। सबसे पहले अकबर की अधीनता किस राजपूत शासक ने स्वीकार की? तो बिहारी मल अथवा भारमल ने की, और इसने अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपनी पुत्री हरकूबाई या हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। और यह जो मैत्री हुई थी किस जगह पर हुई थी? सांभर में। कहां पर हुई थी? सांभर में। सांभर आकर के अकबर से मुलाकात की और हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। अपने पुत्र भगवान दास पौत्र मान सिंह के साथ भारमल ने अधीनता स्वीकार की। अकबर ने भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की और उनके पुत्र भगवान दास को अपने दरबार में 5000 मनसबदार भी बना लिया था। और भारमल का पुत्र मान सिंह भी अकबर की सेवा में चला गया था, अकबर के दरबार में चला गया था। यहां मैं एक बात और क्लियर कर देता चाहता हूं कि ये वही हरकूबाई है या हरकाबाई है। यहां लिख रहा हूं मैं, हरकाबाई का नाम हरकूबाई या हरकाबाई का नाम मुगल राजमहल में मरियम उज जमानी था। मरियम उज जमानी। और मरियम उजमानी ये नाम हरकूबाई को उसके पुत्र शहजादे सलीम ने दिया था। किसने दिया था? सलीम ने दिया था। सलीम जो आगे चलकर के बादशाह जहांगीर के नाम से शासक बना था। ये सलीम अकबर और हरकूबाई का पुत्र था, यानी कि यह आमेर के शासक भारमल का दोहिता था, उसका नाती था, जो आगे चल करके हिंदुस्तान का बादशाह बना। हालांकि कुछ लोग, कुछ इतिहासकार भारमल को इस मामले में कमजोर बताते हैं कि उसने अकबर के साथ में समझौता करके अपनी गरिमा को कम कर लिया, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। कई बातें कही जाती है, लेकिन यहाँ हमें ये बात भी मानना पड़ेगा कि इसने दूरदर्शिता का परिचय देकर के एक बहुत बड़ी शक्ति का हाथ पकड़ लिया और केंद्र के साथ में संपर्क बना करके संपूर्ण राजपूताने में अपनी ताकत बढ़ा ली थी, अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी, जो आगे चल करके ये लगातार बढ़ती गई। भारमल के बाद भगवान दास, फिर मान सिंह के बाद में मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में सवाई जय सिंह, और उसके बाद में आज स्थिति ये है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अदरवाइज जयपुर से पहले उदयपुर रियासत हो, चाहे जोधपुर रियासत हो, चाहे कोटा रियासत हो, ये प्राचीन रियासतें होने के बावजूद भी आज राजस्थान की जो राजनीति चलती है वो जयपुर से चलती है। और इसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो इतिहास में 500 साल पीछे है, और उसका कारण यही है क्योंकि जयपुर ने बहुत पहले दिल्ली के साथ अपने संपर्क स्थापित कर लिए थे। ये भारमल की दूरदर्शिता भी कही जानी चाहिए। हालांकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। इतिहासकार को दोनों देखने चाहिए और इतिहास पढ़ने वालों को भी यही समझना चाहिए, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में इतिहास नहीं समझा जाता। इतिहास को समझने के लिए आपको 1500 आज से 500 साल पहले जो 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी की घटना है, तो 16वीं शताब्दी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें समझना चाहिए
कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी। अगर बारमल अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं भी करता तो अकबर की ताकत का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए उसने समझदारी से काम लिया। एक पक्ष ये भी हो सकता है। खैर, बारमल के बाद में उसका बेटा भगवान दास शासक बना। भगवान दास के बारे में बात करते हैं। 1573 ईस्वी में बिहारीमल या बारमल की मृत्यु के बाद, मैं क्लियर कर दूं, बारमल का जो शासन काल था, अभी मैंने बारमल के बारे में आपको बताया, इनका जो शासन काल था वो 1543 से लेके 1573 ईस्वी तक था। और 1573 ईस्वी में बारमल की मृत्यु के बाद में भगवान दास या भगवंत दास को आमेर का शासक बनाया गया। अकबर ने उनको अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की बारमल की तरह, और उनको आमेर का राजा घोषित किया। भगवान दास पहले से ही अकबर के दरबार में था। ये राजकुमार के रूप में भी अकबर के दरबार में सेवा दे रहा था, और उसके बाद में जब शासक बना आमेर का, तो शासक के रूप में भी इन्होंने अकबर के दरबार में अपनी सेवाएं दी। यानी राजकुमार और शासक दोनों रूपों में दरबार में सेवा देने वाला ये प्रथम राजकुमार था आमेर का। और भगवान दास जो था, इसने राजनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी पुत्री मानीबाई या मानबाई, पुत्री मानीबाई या मानबाई भी कहा जाता है, का विवाह शहजादे सलीम के साथ किया। शहजादे सलीम, जो आगे चलकर के जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी मानीबाई और सलीम का पुत्र जो था वो खुसरो था। सलीम का पुत्र, मानीबाई का जो पुत्र था वो कौन था? मानीबाई, सलीम का पुत्र खुसरो। खुसरो और खुर्रम, ध्यान रहे, जहांगीर के पुत्रों में खुर्रम जो था जोधाबाई का बेटा था। जोधाबाई, जिसका मूल नाम जगत गोसाई था, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। जिसे जोधा की, एक अकबर जोधा की भी बात की जाती है, वो जोधा जो है वो मरियम उजमानी है। हरकूबाई को जोधा कहा जाता है। असल में जोधा तो जोधपुर की राजकुमारी को कहा जाना चाहिए, और जोधा जो थी वो जगत गोसाई थी, सलीम की पत्नी थी, उदय सिंह की पुत्री थी। और उस जोधा का जो पुत्र था उसका नाम खुर्रम था, जो आगे चल करके शाहजहां के नाम से शासक बना। और मानबाई का पुत्र खुसरो था, तो मानबाई का पुत्र खुसरो और जगत गोसाई या जोधा का पुत्र जो था खुर्रम था। इधर एक पत्नी थी नूरजहां, वो अपने दामाद को शासक बनाना चाहती थी, और इस तरह से आपस में तनाव था मुगल राजघराने में। तो मानबाई के पुत्र खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और इस बात से आहत होकर के मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। मानीबाई ने इसी बात से आहत होकर आत्महत्या की थी। उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि खुसरो को भी जहांगीर ने बंदी बना लिया था। खुसरो की मदद करने वाले सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को भी जहांगीर ने सजाए मौत दी थी, उनको भी फांसी दिलवा दी थी, क्योंकि अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की थी। तो खुसरो से संबंधित बात यह है कि खुसरो जहांगीर और मानबाई का पुत्र था। मानबाई आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री थी। भगवान दास अकबर के दरबार में था, और जब
अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अपने दूत भेजने शुरू किए, तो भगवान दास को तीसरे नंबर पर भेजा था। सबसे पहले जलाल खान को भेजा, उसके बाद में मानसिंह को भेजा, फिर भगवान दास को भेजा और अंत में टोडरमल को भेजा था। तो भगवान दास महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भी गए थे मेवाड़, हालांकि वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। मानसिंह, भगवान दास के बाद में मानसिंह आमेर के शासक बने। मानसिंह प्रथम लिखना उचित रहेगा। मानसिंह प्रथम 1573 ईस्वी में 1587 ईस्वी में आमेर के शासक बने और 1614 ईस्वी तक ये आमेर के शासक रहे। मानसिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। मानसिंह को अकबर ने फरजंद का मतलब होता है पुत्र। की उपाधि दी। फरजंद की उपाधि अकबर ने किस शासक को दी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। मानसिंह को दी। मानसिंह एकमात्र मुगल दरबार में एकमात्र ऐसा शासक था जो गैर मुगल परिवार से था, जिसके पास में 7 हजारी मनसब था। 7 हजारी मनसब सामान्यतया राज परिवार के सदस्यों को ही दिया जाता था, यानी मुगल शहजादों को ही दिया जाता था या मुगलों के महत्वपूर्ण रिश्तेदारों को ही दिया जाता था। किसी अन्य व्यक्ति को इतना बड़ा मनसब नहीं दिया जाता था। लेकिन अकबर ने अपने दरबार में 7 हजार का मनसब मानसिंह को प्रदान किया था, उनको फरजंद की उपाधि प्रदान की थी। तो कहा जा सकता है कि अकबर के दरबार में सबसे बड़ा मनसब लेने वाला गैर मुस्लिम शासक अगर कोई था तो वो मानसिंह था। उसके पास में 7 हजारी मनसब था, सवार और जात मिलाकर के 12 हजार। तो मानसिंह जो थे, मनसब क्या होता है, मैं कभी अकबर के इतिहास के बारे में या मुगलों के इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा, तब मनसब, उमरा, अमीर, ये क्या चीजें होती है, ये असल में पद होते हैं, सैनिक पद होते हैं असल में, उनके बारे में डिटेल से समझाऊंगा। अभी फिलहाल मानसिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो अकबर ने फरजंद पुत्र की उपाधि मानसिंह को दे दी। मानसिंह ने बंगाल और बिहार की लंबे समय तक सूबेदारी की थी, यानी ये जो अकबर के सूबे थे, अकबर का राज्य 15 सूबों में विभक्त था और उनमें से प्रत्येक सूबे का एक प्रांतपति हुआ करता था जिसे सूबेदार कहा जाता था। मानसिंह बंगाल और बिहार के सूबेदार रहे। ये बहुत कम आयु में ही अकबर की सेवा में चले गए थे। अपने दादा बारमल के समय से ही ये अकबर के दरबार में चले गए थे, तो इनको काफी अनुभव था। इन्होंने बंगाल बिहार की सूबेदारी की। इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किया। इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में ये प्रधान सेनापति थे। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रधान सेनापति मानसिंह जी थे। बंगाल बिहार में सूबेदार रहे। मानसिंह जी की सांस्कृतिक उपलब्धियां भी कम नहीं थी। इन्होंने बंगाल और बिहार में नगर बसाए। इन्होंने आमेर में मंदिरों का निर्माण करवाया।
इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान भी रहते थे। इन सब के बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और मानसिंह के बाद में मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।